लेट अस सी हियर इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक है हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, दो कर्व हमने पढ़े थे, लेकिन जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व था वो किसका डिमांड कर्व था? ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंज्यूमर मतलब एक डिमांड कर्व अगर हम बना रहे हैं, ये हमारा डिमांड कर्व था, मैं बिना टेबल के बना देती हूँ। ठीक, नाउ व्हाट इज द मार्केट डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व वाज जस्ट लाइक दिस, दोनों की शेप में। मैंने आपसे इसीलिए बोला था कि अपने पास एक टेबल सभी अपने आप बनाएंगे, और जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस आपको लगेगा। जब आप लोग अपने आप, जिसने अपनी टेबल बनाई होगी डिमांड की, दे कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज मोर। अब देखिए बेटा, जो डिमांड कर्व होते हैं, जो कर्व होते हैं, उनमें फ्लैटनेस देखी जाती है। ठीक है, फ्लैटनेस मतलब वो कितना फ्लैट है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व किससे मिलके बनता है? सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड से, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व किससे मिलके बनता है? एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड से। तो ये देखा जाता है कि द चेंज इन प्राइस, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में के प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसका इफेक्ट एक इंडिविजुअल डिमांड से ज्यादा पूरी मार्केट की डिमांड पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आपको मैंने ये बताया था, मान लीजिए मर्सिडीज कार के प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली देखें तो जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज के प्राइस कम होते ही एक इंडिविजुअल कंज्यूमर उसे एकदम खरीदने लगे। लेकिन अगर हम पूरे मार्केट की डिमांड देखेंगे तो उसमें सभी कंज्यूमर्स की डिमांड आएगी, तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो ज्यादा फ्लैटर होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि मार्केट डिमांड कर्व इज मोर flatter than individual demand curve। आप डिमांड कर्व को फ्लैटर भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, इट इज मोर स्टीपर। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ, क्यों होता है? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ, जो इफेक्ट है चेंज इन प्राइस, जो हमारे प्राइस में चेंज आता है, इज मोर देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड। ऑन क्वांटिटी डिमांड इज मोर इन मार्केट डिमांड एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। ये इसका एग्जैक्ट रीजन है कि मतलब अगर प्राइस में चेंज आ रहा है और तो उसकी क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो मार्केट डिमांड की डिमांड पे ज्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी पे ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, एप्पल। अगर एप्पल 20 रुपीज पर केजी है तो डिमांड है 20, ठीक है, तो डिमांड का कर्व, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 20 लिया है तो कर्व यहाँ तक आएगा सिर्फ। ठीक, लेकिन अगर मैं दो कंज्यूमर्स की डिमांड लेती हूँ, एक कंज्यूमर भी 20 मांग रहा है और दूसरा कंज्यूमर भी 20 मांग रहा है, तो दोनों की डिमांड मिला के कितनी हो गई? 40। और 40 कहाँ पर हम लेंगे? यहाँ पर। तो कर्व कहाँ पर आएगा? यहाँ। तो इतनी इसका कर्व कैसा होगा? मोर फ्लैटर होगा। तो इसमें हमें ये बात समझनी है कि द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इज मोर ऑन द डिमांड, market demand as compared to the individual demand. That's why market demand curve is more flatter as compared to the individual demand curve. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिमांड कर्व ज्यादा स्टीपर या ज्यादा फ्लैटर होता है। आप बताएंगे एमडी कर्व, और उसका रीजन क्या है? अब देखिए बेटा ध्यान से, अब हमें एक कॉन्सेप्ट इसके बाद देखना है, दैट इज स्लोप। ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट था जो रह गया था, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व।
स्लोप का मतलब क्या होता है? आपने हिमालयाज पर बहुत सारे हिमालयाज देखे होंगे कि उस पे जो पहाड़ होते हैं उनका एक स्लोप होता है, उनकी शेप होती है, या इस साइड से है, इस साइड से है, किस साइड से जो उनकी शेप है। तो स्लोप मतलब डिमांड कर्व का जो स्लोप है, मतलब वो किस साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो स्टेयर्स होती है घर में, उसका स्लोप बहुत नीचे है या उसका स्लोप बहुत ऊपर है, मतलब कि स्लोप मतलब किसी चीज का डायरेक्शन किस साइड है, नीचे की साइड है, ऊपर की साइड है, या जिगजैग वे में है। व्हाट इज द स्लोप? तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? सभी ने कल देखा होगा कि जो हमारा डिमांड कर्व हम बना रहे थे वो हमेशा ऊपर की साइड से नीचे की साइड आ रहा था, ठीक है। हमने जितने भी पॉइंट्स ऐड किए थे, वी यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड वी यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स द बॉटम। और ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड। और ये साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? डिमांड कर्व का स्लोप होता है बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। स्लोपिंग का मतलब डिमांड कर्व किस साइड मूव करता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इज इट क्लियर? व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी तो आपसे रीजन पूछेंगे ऐसा क्यों है, डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ से क्यों आ रहा है जब आप प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? बिकॉज of inverse relationship, because of inverse relationship between price and क्वांटिटी डिमांड। जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डेल्टा? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए यहाँ पे और से एक एग्जांपल से ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक मेरे पास डायग्राम है, मैंने यहाँ पे प्राइजेस लिए हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 ये हमारी क्वांटिटी है और 10, 20, 30 ये हमारे प्राइस है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे। क्लियर? नाउ सी कि अगर हमारे 10 प्राइस हैं तो हमारी क्वांटिटी थी 10 फॉर से। ठीक, अगर हमारे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आपके 10 प्राइस थे तो क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था 30। ठीक, जब प्राइस 20 हो गए मतलब इंक्रीज हो गए तो नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। पहले 30 थी, अब क्या हो गई? कम हो गई, 20 हो गई। व्हेन प्राइसेस आर 30 डिमांड इज 10 और कम हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ आप ये देखिए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्राइस कितने बढ़े? 10 से 20। ठीक है, ये आपके प्राइस है ये। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस एरिया की, तो ये जो एरिया है इसे हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में क्या हुआ? चेंज हुआ। और चेंज इन प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी से। और इस प्राइस के चेंज होने की वजह से 10 से 20 होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ गया? ये क्वांटिटी डिमांड पहले 30 थी, अब कितनी हो गई? 20। तो ये जो हमारा एरिया है, सभी इस एरिया को देखेंगे, ये कौन सा एरिया है? डेल्टा क्यू। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो स्लोप हमें ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। मतलब कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। और इसी की वजह से इसे हम डिवाइड करेंगे कैसे? डेल्टा पी मतलब प्राइस में चेंज हुआ, उसके बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा
क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आया वो कैसा है, वो नेगेटिव है। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी कम होती जा रही है, मतलब रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव। और इसी रिलेशनशिप के नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Is it clear? The slope of demand curve means basically what is the slope of demand curve? Change in the variable of y-axis divided by change in the variable on x-axis. ये सिर्फ डिमांड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी सेक्टर में अगर आपसे स्लोप की बात की जाए तो आप कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड वेरिएबल ऑफ y-axis डिवाइडेड बाय वेरिएबल ऑफ x-axis। अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हम अल्फाबेटिकली पूछे आपसे, मतलब अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में पूछा जाए तो द स्लोप इज नेगेटिव। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 1 second. Law of demand says that there is negative or inverse relationship between demand and price of a particular commodity. Is it clear? And other things remaining constant. That again I am repeating, law of demand says that other things remaining constant, there is a negative relationship between क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। अब आप ये वर्ड आपके लिए नया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, तब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास दैट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड। ठीक है, आप ये कहेंगे कि प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड वी हैव स्टडीड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि जब हम एक ही चीज के बाद अगर हम सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो एक चीज का इफेक्ट अलग होगा, दूसरी का अलग होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप बताता है, सिर्फ प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कह लीजिए, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इस लाइन पे ध्यान देना है, इसके बिना आपका लॉ इनकम्प्लीट है। देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कब, ये लॉ हम कब पढ़ रहे हैं, बाय थिंकिंग दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कौन से, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सारे फैक्टर्स को अगर बिल्कुल साइड में रख दिया जाए तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। और इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है, लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है। मतलब परचेजिंग पावर, एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को कितना परचेज करेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी और परचेज ऑफ अ कमोडिटी किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले प्राइस पे। तो इसलिए इस लॉ को हम क्या भी बोलते हैं, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है बेटा, और ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसे हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को और क्या बोला जाता है, सेट्रियस पेरिबस। सेट्रियस पेरिबस मतलब कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये एक अलग लैंग्वेज में आपका वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। सेट्रियस पेरिबस मीन अदर थिंग्स। अगर आप अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ना लिखना चाहें तो आप सेट्रियस पेरिबस भी लिख सकते हैं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, और ये ही सिर्फ हमारा लॉ है। ठीक, इस लॉ के बेटा कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं,
एजम्पशंस वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर ये लॉ बेस्ड है, मतलब ये लॉ पढ़ते टाइम हमें क्या चीजें एज्यूम करनी है कि जिसके बाद ही ये लॉ हमारा, जिनके ऊपर ये लॉ हमारा क्या है, बेस्ड है। तो एजम्पशंस क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स जो है वो ही क्या है इसके एजम्पशन, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ, इनकम को हम क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये सब हम कल पढ़ चुके थे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और क्या पढ़ा था हमने, प्राइस ऑफ रिलेटेड में आपके प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी आ गए और कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सबको हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इन सब में कोई चेंज या इन सब का हमारे डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जिस टाइम हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते टाइम से किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, ओनली ऑफ प्राइस, ठीक है। तो इसलिए हमें किन चीजों को एज्यूम करना है, एजम्पशन क्या है, दैट ऑल फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर ऑल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब दे आर एज दे वर, ठीक है, जैसे थे वैसे ही हैं, देयर इज नो चेंज, या फिर उनमें कोई चेंज होता भी है तो उनका हमारी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी इस लॉ को पढ़ते टाइम हमें ये सब क्या करना है, एज्यूम करना है। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ओके, लॉ ऑफ डिमांड आपको टेबुलर फॉर्म में या फिर डिमांड का कर्व बनाने के लिए भी आ सकता है, और ये आप ऑलरेडी वैसे बना चुके हैं। कल हमने टेबल्स बनाई थी, सेम टेबल आपको बनानी है, ठीक। चलिए पहले शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल कैसे बनेगा लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड की शेड्यूल, सबसे पहले हमने क्या लेना है टेबल में, प्राइस, और उसके बाद क्या लेना है, क्वांटिटी। क्लियर, इतना सभी को पता है। अब उसके बाद प्राइस हमेशा किस में लेते हैं हम, रुपीज में, और क्वांटिटी किस में लेनी है, यूनिट में। डिमांड हमेशा बेटा क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी कभी भी रुपीज में नहीं काउंट होती, क्वांटिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट। तो लेट अस से प्राइस 1, 2, 3, 4 और 5, और क्वांटिटी अगर 1 प्राइस है तो 5 क्वांटिटी है। और अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2 प्राइस मतलब इंक्रीज, क्वांटिटी कम कर देते हैं। 4 प्राइस अगर और इंक्रीज हो जाते हैं तो क्वांटिटी और कम हो गई, प्राइस कम। और यही क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो अब ये क्या है, ये हमारा डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि हमने क्या बनाई है, टेबल बनाई है, ठीक है। अब इसी को हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, तो हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, प्राइस कितने हैं 5, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, प्लॉट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। सभी को कर्व बनाना आया होगा कल जिसने प्रैक्टिस की है। 1 प्राइस पर 5 क्वांटिटी है, तो 1 प्राइस पर 5 को मेंशन कर दीजिए, ठीक है। 2 प्राइस पर 4 क्वांटिटी है, 2, 4। 3 पर 3 क्वांटिटी, 3 and 3। 4 प्राइस पर 2 क्वांटिटी, 2। 5 प्राइस पर 1 क्वांटिटी। ये आपने कर्व बना लिया। अब इनके सारे पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबको मैच कर दीजिए। आपका डिमांड कर्व कैसा आएगा बेटा, स्लोप कैसा है, स्लोप यहां से स्टार्ट किया नीचे की तरफ आया, तो स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और आपको लाइन कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट
लाइन कर्व, ये पूरा आपका कर्व बन के आएगा डाउनवर्ड। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। इज इट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और यहाँ पे जो भी पॉइंट है यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकली प्रेजेंट करिए, कुछ भी आप अल्फाबेट दे दीजिए जिससे कि आप कॉम्बिनेशन बता सके। ए बी सी डी और ई, ये कॉम्बिनेशन देने बेटा इसलिए जरूरी है जिससे कि जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप समझा सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ए पर प्राइस 5 है और क्वांटिटी 1 है, कॉम्बिनेशन बी पर प्राइस 4 है, क्वांटिटी 2 है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, इसलिए हम अल्फाबेटिकली इनको प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, नाउ हाउ टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वी कैन इजीली राइट दैट इन द अबव डायग्राम। मैं आपको पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ, एक लाइन लिखेंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इन द अबव डायग्राम। अबव जो हमने डायग्राम, मैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। डायग्राम में क्वांटिटी इज शोन ऑन, जैसे जैसे आपने बनाया है उसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस बनाया, तो क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कौन सी एक्सिस बनाई? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस। और उसके बाद लिखेंगे प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इतना एक्सप्लेन किया आपने। उसके बाद अब कॉम्बिनेशन बताना स्टार्ट करिए। एट कॉम्बिनेशन ए पर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए पर प्राइस इज, कॉम्बिनेशन ए पर प्राइस कितने हैं? ₹5, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है? 1। क्लियर? क्वांटिटी कितनी है? 1। तो हम यहां लिख देंगे क्वांटिटी डिमांड इज 1 यूनिट, ठीक है बेटा, ये आपने लिख दिया। उसके बाद एज इट इज आप कॉम्बिनेशन बी के लिए लिखेंगे। एट कॉम्बिनेशन बी प्राइस इज 4 एंड क्वांटिटी डिमांड इज 2, ठीक है। एट, ये आप जब कर रहे हैं जब आपने जो प्राइस लिए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो पॉइंट लिया है, ठीक, तो आप इसे नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई। तो आप एक्सप्लेनेशन भी कहां से स्टार्ट करेंगे? ए कॉम्बिनेशन से, फिर बी का बताएंगे, फिर सी का बताएंगे, सो ऑन। और आपको अपनी लैंग्वेज में पूरा ऐसे ही दिखाना है। और फिर लास्ट में आप क्या लिख देंगे? विद दिस वी कैन सी दैट देयर इज अ इनवर्स, जैसे जैसे व्हेन द प्राइस आर इंक्रीजिंग quantity demand is falling, so that's why we can say that there is a inverse relationship between quantity demand and price, ठीक है। हो सकता है अभी आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मैम आप कभी डिमांड बोलते हो, कभी क्वांटिटी डिमांड बोलते हो, तो इन दोनों टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विद डेफिनेशन, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आप लिख देंगे विद दिस वी कैन सी दैट, मैंने आपको बताया था इसे डीडी का नाम देते हैं, डिमांड कर्व, ठीक है। तो डीडी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। क्लियर? चलिए, assumptions क्या है? Yes, what are the important factors that you are considering about the law of demand? First one, that this demand shows the this law shows the inverse relationship। बेटा इस वर्ड को तो आपको पूरे चैप्टर में भूलना ही नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या शो करता है? दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। इस बात का मतलब क्या है? अब आप बार बार ये देख रहे हैं बेटा कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, मतलब क्वालिटी की बात हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 10% इंक्रीज होते हैं, 20% इंक्रीज होते हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें क्वांटिटी नहीं बताता। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है?
क्वालिटेटिव फैक्टर है, इट इज नॉट द क्वांटिटेटिव फैक्टर। तो ये बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट जस्ट शोज द क्वालिटी ऑफ द चेंज, दैट द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड, बट हाउ मच the change is there, it is not shown by the law of demand, that's why it is qualitative only. Third factor is it is one sided। वन साइडेड का मतलब बार बार ये कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड चेंज होती है, पर डिमांड चेंज होने से भी तो प्राइस पे कुछ चेंज हो सकता है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ वन साइडेड है, प्राइस का क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट है ये बताता है, सिर्फ क्वांटिटी का प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है, इट इज नॉट shown by the law of demand, that's why this demand law is known as one sided, clear? Fourth, no proportional relationship। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब प्रोपोर्शन नहीं बताता, प्रोपोर्शन मतलब रेशो नहीं बताता कि एक प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। रेशो, क्या रेशो होगा, दैट इज नॉट चेंज। जैसे कि मतलब अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हुए तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, 20% से इंक्रीज हुए तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, इट इज नॉट शोन बाय द लॉ ऑफ डिमांड। So these are the important factors to be taken into mind while considering the law of demand. Okay? Yes. So students, I hope you are getting all these points what we are discussing. So we can say that the next important topic is derivation of demand. सभी को ये तो पता होता है कि ये डिमांड कहाँ से आया है, लेकिन क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि डिमांड डेराइव कैसे हुआ, कैसे ये किसी ने कंसिडर कर लिया कि प्राइस की इंक्रीज होने की डिमांड हमेशा कम ही होती है, डेराइव कैसे हुआ, हर एक लॉ का अपना अपना डेरिवेशन होता है। तो हमेशा याद रखिए दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड डेराइव हुआ है। फर्स्ट वन इज MU इज इक्वल टू प्राइस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप कहेंगे ये तो सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, यस, सेकेंड चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने पढ़ी, उसी की हेल्प से ये लॉ ऑफ डिमांड डेराइव हुआ है बेटा। आपको ये ध्यान होगा कि दैट इन अ सिंगल कमोडिटी केस, जब एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी खरीदता है तो एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस से इक्वल आती है। लेकिन ये देखा गया कि अगर MU इज ग्रेटर देन प्राइस है, MU इज ग्रेटर देन प्राइस,